बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सांख्यिकी, अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। सबसे पहले हम सांख्यिकी के अर्थ एवं परिभाषा को समझते हैं। सांख्यिकी समंकों के आंकड़ों का समूह होता है। सांख्यिकी समंकों के आंकड़ों का समूह होता है जिसमें हम विभिन्न आंकड़ों को दर्शाते हैं। अब हम इनकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। प्रोफेसर होरेस सेक्राइस्ट एक महान अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए कहा, समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं। तो ये हो गया होरेस सेक्राइस्ट के अनुसार समंक की परिभाषा। अब है समंकों की सांख्यिकी की विशेषता। सांख्यिकी समंकों की विशेषता है। पहला है समंक तथ्यों के समूह होते हैं। हम जब किसी तथ्य को दर्शाते हैं तो उसमें हमको समूहों को दर्शाना होता है, तभी वो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम ये कहें कि मोहन की आयु 20 वर्ष है तो यह समंक नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे लोगों के आयु के बीच तुलना करते हुए दर्शाते हैं तो वो समंक कहलाएगा। दूसरा, समंक हमेशा संख्यात्मक रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। यदि हम ये कहें कि मोहन मध्यम आय वर्ग का व्यक्ति है, सोहन गरीब है, तो यह उसके संख्यात्मक रूप को नहीं दर्शाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि मोहन की मासिक आय 4000 है जबकि सोहन की मासिक आय केवल 500 रुपये है, तो दोनों के बीच तुलना दर्शा सकता है। तो इसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरा है समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम ये कहें किसी एक वर्ष में किसी स्थान में फसलों का उत्पादन बेहतर हुआ है तो उसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुई हो, वहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, वहाँ पर खाद का उत्पन्न प्रबंध हो, उन्नत बीज की व्यवस्था हो, जुताई और बुआई की व्यवस्था हो। तो इन सब कारणों से उत्पादन बेहतर होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। चौथा है समंकों का संकलन व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। यदि हम समंकों का संकलन व्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो निष्कर्ष प्राप्त करने में हमें कठिनाई होगी। जैसे अगर हम ये कहें कि राम को अर्थशास्त्र में 30 अंक मिला है तो इससे ये पता नहीं चला कि राम अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। अगर हम ये कहें कि राम को अर्थशास्त्र में 50 अंक में से 30 अंक मिले हैं, 50 में से 30 अंक मिले हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि राम ने अर्थशास्त्र में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मतलब वह उत्तीर्ण हो गया है। तो इस तरह से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर अगला है समंक एक दूसरे से संबंधित रूप में होने चाहिए। समंक एक दूसरे से संबंधित रूप में होना चाहिए। अगर हम 2 या 3 लोगों के बीच तुलना कर रहे हैं तो उनकी तुलना एक निश्चित आधार पर होनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि राम की मासिक आय 500 रुपये है, सोहन का वजन 50 किलोग्राम है, तो दोनों के बीच संबंध सही नहीं हो रहा है। हमें अगर आय की तुलना करनी तो उसके लिए एक दूसरे की आय को दर्शाना होगा, वजन की तुलना करनी तो उसके सामने वजन को दर्शाना पड़ेगा। अगला है समंकों की संकलन किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब हम समंकों का संकलन करते हैं तो हमारे सामने पहले से उद्देश्य तय होता है कि हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका संकलन करना है। तो इस तरह से निर्धारित उद्देश्य के लिए समंकों का संकलन किया जाता है। अगला पॉइंट है समंकों के संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। जब हम समंकों का संकलन करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समंकों का संकलन करते समय मात्रा की शुद्धता हो, तभी हमें संकलन में सफलता मिलती है। तो ये हो गया समंकों के संकलन की विशेषताएं या सांख्यिकी की प्रमुख विशेषताएं। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल।